अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेड साइड टेक्निक से एग्जामिनेशन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब सीवीएस की एग्जामिनेशन पीडियाट्रिक्स में भी जो है सबसे पहले इसमें भी हमने ऑब्जर्वेशन ही करनी होती है। बेबी को हम जो है साइंस ऑफ डिस्ट्रेस ऑब्जर्व करेंगे, जैसे इसको पेलार तो नहीं है, पेल स्किन या साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्वेटिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, तो पहला स्टेप ऑब्जर्व करना होता है। अब उसके बाद देखिए हम पल्स चेक करते हैं। अब पल्स में अच्छा, पल्स की एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो हम रेट देखेंगे पल्स में। ठीक है, पल्स का रेट कैसा है, क्या कितना रेट है, रिदम कैसी है। ठीक है, रेगुलर है, इरेगुलर है, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ पल्स, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम। ठीक है, और कैरेक्टर हमने नोट करना होता है। ठीक है, पल्स का कैरेक्टर कैसा है, तो ये चीज़ें हमने पल्स में नोट करनी है। पल्स याद रखिए हम कंपेयर करते हैं, पार्टिकुलरली जो रेडियो फीमोरल डिले है। ठीक है, रेडियल पल्स को और फीमोरल पल्स को कंपेयर करके रेडियो फीमोरल डिले देखना होता है। यंग बेबीज़ जो हैं उनके पल्स पालपेट करने के लिए कह रहा है हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। न्यूबॉर्न जो है उसमें हम इंडेक्स फिंगर की मदद से पालपेट कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट केसेस में हार्ट रेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम प्री कोर्डियम को अस्कल्टेट करके बच्चे का हार्ट रेट देखते हैं डिफ़िकल्ट केसेस में। ठीक है, वरना हम यंग बेबीज़ में इंडेक्स फिंगर से पालपेट करते हैं पल्स को। फिर कह रहा है कि हार्ट रेट जो है एज के हिसाब से याद रखें वेरी करता है। यहाँ पर ये टेबल है जिसमें नॉर्मल वैल्यूज़ गिवन है, हर उम्र में डिफरेंट हार्ट रेट होता है। न्यूबॉर्न अगर है तो उसका 120 से 160 रेट पर मिनट होता है हार्ट रेट। ठीक है, इतना ज़्यादा होता है 120 से 160 के दरमियान। लेकिन इन्फेंट का 110 से 150 बीट्स पर मिनट। ठीक है, और प्री स्कूल चाइल्ड का 80 टू 120 और स्कूल चाइल्ड का 70 टू 110। ठीक है, तो डिफरेंट एज के लिहाज से हार्ट रेट वेरी करता है। अब इन्फेंट की जो पल्स होती है वो फुट पल्स इजीली पाल्पेबल होती है, पाँव पे जो है उसकी फुट पल्स इजीली पाल्पेट होती है, तो वो इंडिकेट करती है वाइड पल्स प्रेशर को। अब पल्स रेट में हमें वेरिएशन भी मिलती है रेस्पायरेशन के साथ, जिसको हम कहते हैं साइनस एरिथमिया। ये बच्चों में कॉमन है, यानी बच्चे की रेस्पायरेशन के साथ उसकी पल्स वेरी करेगी, उसको साइनस एरिथमिया कहते हैं। और ये नॉर्मल होता है, ये एरिथमियाज वो नहीं है, ये नॉर्मल है बच्चों में। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज टेकीकार्डिया का बच्चों में क्या है, बच्चों का हार्ट रेट ज़्यादा होने का एक या तो उसको बुखार है या तो अनीमिक है। ठीक है, वैसे उनके एज के लिहाज से ये हैं इनके हार्ट रेट। इससे भी अगर ज़्यादा उनका मिल रहा है, टेकीकार्डिया है, तो उसको फीवर हो सकता है या अनीमिया हो सकती है। अच्छा, पल्स में एक और बात याद रखिएगा कि हम जो है ना फीमोरल पल्सेस देखते हैं बच्चे की ग्रोइन में। थम या फिर फिंगर टिप्स जो है वो मिड इनग्वाइनल पॉइंट पे रखनी होती है वाइल जेंटली मूविंग द हिप्स अपार्ट। ठीक है, इस तरह से हम फीमोरल पल्स चेक करते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप होता है कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन का ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर देखिए, वैसे बच्चों में जो है ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन के आखिर में मेजर करना होता है, जैसे कि ये एक अनोइंग प्रोसीजर है। ठीक है, वैसे तो अगर हम मैक्लोड के अकॉर्डिंग देखें तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट जो है हेल्दी बेबीज़ में मेजर जनरली नहीं किया जाता। जो बीमार सिक बेबीज़ होते हैं तो उसमें कफ मेजरमेंट इनएक्यूरेट हो सकती है। तो अगर हम ले भी रहे हैं तो हमें कफ की जो विड्थ होती है वो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एल्बो टू शोल्डर टिप होना चाहिए। बच्चे के ये शोल्डर है, ये एल्बो है, तो उसका 2/3 डिस्टेंस जितना जो है उसका कफ होना चाहिए। कफ की जो है वो विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, ये जो कफ का विड्थ है ना वो उसके 2/3 जितना होना चाहिए, शोल्डर और एल्बो के दरमियान फासले जितना, उसके 2/3 जितना। ठीक है, तो वैसे हम हेल्दी बेबीज़ में करते नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि हम अगर कर भी रहे हैं ब्लड प्रेशर मेजर तो हम एग्जामिनेशन के आखिर में करेंगे, क्योंकि अनोइंग प्रोसीजर है। वेरियस साइजेस ऑफ कफ यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द आर्म। ब्लड प्रेशर कफ विच कवर 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द अपर आर्म शुड बी यूज्ड। ठीक है, उसके 2/3 को जो कवर करे। 4 कफ साइजेस एरिया जनरली अवेलेबल। एक न्यूबॉर्न का साइज़ होता है जो 1.5 इंचेस है, इन्फेंट का 2.5 इंचेस वाला आता है। ठीक है, कफ के साइजेस है, इन्फेंट का 1.5, न्यूबॉर्न का 1.5, इन्फेंट का 2.5, यंग चाइल्ड यानी 3 साल वाले का 4 इंचेस का, और उससे बड़े बच्चे का एडल्ट साइज़ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 4 कफ साइजेस अवेलेबल हैं। जो वेरी यंग बेबी है दोनों, तो उनमें पाल्पेट्री भी और अस्कल्टेटरी मेथड से हम पेशेंस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटा है बच्चा, वेरी यंग है, तो दोनों मेथड कर सकते हैं, पाल्पेट्री अस्कल्टेटरी। फ्लश मेथड वैसे अनरिलायबल है, जिसमें हमने कफ बांध देना होता है और जो है हम जैसे डीफ्लेट करेंगे कफ को
तो जैसे मतलब ब्लड रश करेगा ना तो स्किन रेड हो जाएगी, जैसे स्किन रेड होती है तो हम वो रीडिंग नोट करते हैं, उसको कहते हैं फ्लश मेथड। वो वैसे अनरिलायबल है, वो इतना यूज़ नहीं होता। डॉपलर अल्ट्रासाउंड मोस्ट रिलायबल मेथड होता है मेजरमेंट का, ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट का, डॉपलर। अब एवरेज वैल्यूज़ ऑब्वियसली हमें ब्लड प्रेशर की भी पता होनी चाहिए एज के हिसाब से। तो देखिए ब्लड प्रेशर ना थोड़ा सा जनरली लो है, बाकी आप जितने भी पैरामीटर्स देखेंगे बच्चों में ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। जिस तरह अभी हमने हार्ट रेट भी देखा, रेस्पिरेटरी भी हम देखेंगे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन ब्लड प्रेशर इनका लो मिलता है। न्यूबॉर्न का देखिए 70/40 मिलीमीटर मर्करी, इन्फेंट्स का 80/55, प्री स्कूल चाइल्ड का 90/60 और स्कूल चाइल्ड का 100/70, ठीक है। तो इनका ब्लड प्रेशर इस तरह होता है, ये डिफरेंट रेंजेस है। अब ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का बच्चों में जो फॉर्मूला है वो क्या है कि 6 साल की उम्र में जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 100 मिलीमीटर मर्करी है, स्कूल चाइल्ड है ना, 6 साल पे 100 मिलीमीटर मर्करी है, और फिर उसके बाद हर साल 2.5 मिलीमीटर मर्करी बढ़ता है। ये एक फॉर्मूला याद रख लें कि 6 साल की उम्र में बच्चे का 100 मिलीमीटर मर्करी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद हर साल उसका 2.5 मिलीमीटर बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ना, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बाय 60 प्लस एज इन ईयर्स, ठीक है। जो बच्चे की एज है, सपोज़ के 10 साल एज है बच्चे की, 10 में हम 60 ऐड करेंगे, 10 + 60 70 हो गया, तो इससे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, एक ये फॉर्मूला। तीसरी बात ये कि बच्चों में हाइपरटेंशन जो है ना यूजुअली सेकेंडरी वजूहात की वजह से होती हैं, यानी बच्चे में अगर ब्लड प्रेशर हमें ज़्यादा मिल रहा है, बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो वो रीनल डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं। ये हो गया ब्लड प्रेशर। तो पहले जो है हमने सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया, फिर हमने पल्स देखी, फिर ब्लड प्रेशर। अब आ जाए नेक वेन्स पे। अब नेक की वेन्स वैसे देखना मुश्किल होता है इन्फेंट्स में, लेकिन हम ओल्डर चिल्ड्रन में वैसे ही जिस तरह एडल्ट्स में चेक करते हैं जेवीपी वगैरह नेक वेन्स, वो सारी बच्चों में भी देख लेंगे, ठीक है, सेम ही होगा। देन एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम। अच्छा, प्रीकॉर्डियम की एग्जामिनेशन जो है उसमें हमें चाहिए कि बच्चा क्वाइट हो, खामोश हो, ठीक है, काम हो, तभी हम सही से प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें यही चीज़ें आ जाती हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में हम इंस्पेक्ट करेंगे, याद रखें प्रीकॉर्डियम में क्या चीज़ें इंस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो बल्ज देखेंगे, बल्जिंग तो नहीं है, ठीक है। दूसरा एपेक्स बीट। अब देखिए एपेक्स बीट की पाल्पेशन में हम पाम यूज़ करते हैं और एपेक्स बीट को फील करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हार्ट का मैक्सिमम इम्पल्स पॉइंट है ना, उसको कहते हैं, ये एपेक्स बीट है, ठीक है। 4th या 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे अलोंग द मिड क्लेविकुलर लाइन होता है। तो हमने बल्जिंग देखा, मतलब इंस्पेक्ट कर रहे हैं अभी। ये तो मैंने आपको पाल्पेशन बता दिया एपेक्स बीट का, जो अगला स्टेप है। इंस्पेक्शन में हम सिर्फ देखेंगे कि एपेक्स बीट हमें विजिबल है, वो पल्सेशंस नज़र आ रही हैं, बल्ज देखा। इसके अलावा कोई और पल्सेशन हमें प्रीकॉर्डियम पे नज़र आ रही हैं। और चौथा, कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन का स्कार, ठीक है, ये होगी इंस्पेक्शन। पाल्पेशन में उसी एपेक्स बीट को अब पाल्पेट करके देखेंगे, साइट जो मैंने आपको बताई 4th या 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन, और उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। और पाल्पेशन में हमने ना लेफ़्ट पैरास्टर्नल हीव भी देखनी होती है, और थ्रिल। अब देखिए हीव और थ्रिल जो है ना, इनको फील करना होता है, यानी अब जब हम हाथ रखेंगे ना, तो हमारा हाथ इतनी स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट होगी कि हमारा हाथ ऊपर लिफ्ट हो रहा होगा, तो ये पैरास्टर्नल हीव कहलाता है। थ्रिल क्या है, थ्रिल में ना वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, क्योंकि टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा, उनकी वाइब्रेशंस अगर महसूस हो रही हैं तो वो थ्रिल है। अगर हाथ ऊपर उठ रहा है बिल्कुल, तो वो हीव है, ठीक है। तो पाल्पेशन में एपेक्स बीट देखेंगे, लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव, थ्रिल देखेंगे, और अगर कोई पाल्पेबल साउंड्स हैं। नॉर्मल एपेक्स बीट जो यंग चिल्ड्रन की होती है वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस में होगी, इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। पाल्पेशन के बाद अगला थर्ड स्टेप होता है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, फिर परकशन। परकशन में हम कार्डियक डलनेस के एरिया के लिए परकस करते हैं, और वैसे रूटीन में हम बच्चों में जो है ना कार्डियक प्रीकॉर्डियम की परकशन नहीं करते, ओमिटेड है। लास्ट स्टेप होता है अस्कल्टेशन। तो अस्कल्टेशन में याद रखें सबसे पहले तो हम हार्ट साउंड्स देखेंगे, ठीक है। अब हार्ट साउंड्स की भी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे ना अस्कल्टेशन, एपेक्स से स्टार्ट करेंगे, स्टेथोस्कोप की बेल रखेंगे, बेल याद रखें बेस्ट फॉर द लो पिच्ड साउंड्स, ठीक है, उनके लिए बेल रखनी होती है।
फिर हम डायाफ्राम रखेंगे सारी पोजीशंस पे फॉर द हाई पिच्ड साउंड्स एंड मरमर, ठीक है, हाई पिच साउंड और मरमर के लिए फिर सारी पोजीशंस पे डायाफ्राम रखना है। तो ये पोजीशंस देखिए, सबसे पहले तो आप एपेक्स पे रखोगे बेल, ठीक है, बेल रखनी है, नंबर 1 ये जगह है, ठीक है। नंबर 2 फिर आप यूँ लेफ्ट, बाकी जगहों पे फिर आप डायाफ्राम रखोगे, ये लेफ़्ट लोअर स्टर्नल एज 2, फिर ये 3 अपर लेफ्ट स्टर्नल एज, फिर 4 यहाँ पे चले जाएंगे लेफ़्ट इंफ्रा क्लेविकुलर, ठीक है 4। अब 5 में आप ऑपोजिट साइड पे आ जाओ, 5 पे राइट अपर स्टर्नल, 6 लोअर राइट लोअर स्टर्नल एज, फिर 7 पे आप राइट मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है, राइट मिड एक्सिलरी लाइन पे 7। 8 ऊपर चला गया, 8 जो है ना ये राइट साइड ऑफ द नेक, 9 जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द नेक, और 10 जो है पोस्टीरियरली, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेट करोगे 1 2 3 4, ये बॉक्स बन गया 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये अस्कल्टेशन की साइड्स है। तो हम उसमें क्या अस्कल्टेट कर रहे हैं, हम हार्ट साउंड्स देख रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कैसी है, स्प्लिटिंग तो नहीं है, ठीक है। एडेड साउंड जो 3rd और 4th हार्ट साउंड होते हैं उनको क्लिक्स या ओपनिंग स्नैप, ठीक है, ये सुनेंगे एडेड साउंड, मरमर्स के लिए सुनेंगे, ठीक है, और पेरिकार्डियल रब के लिए। अब क्वाइटनेस याद रखें बहुत ज़रूरी होती है अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट के लिए, बच्चा खामोश हो। अगर जब भी मैंने आपको बताया कि बच्चा सो रहा हो तो ये मौका आपने कभी भी गंवाना नहीं, आप जल्दी उसको अस्कल्टेट करें पहले, ठीक है। अस्कल्टेशन जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन की शुरुआत में ही हम करते हैं, जब बच्चा डिस्टर्ब नहीं होता, काम होता है, तो सबसे पहले हम अस्कल्टेट कर लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड इज़ यूजुअल इन चिल्ड्रन, जो सेकेंड हार्ट साउंड होता है ना, जो हम देख रहे थे स्प्लिटिंग वगैरह, तो सेकेंड S1 S2 होते हैं नॉर्मली, तो सेकेंड हार्ट साउंड जो है ना नॉर्मली बच्चों में स्प्लिट होता है। थर्ड हार्ट साउंड भी उनमें नॉर्मली मौजूद हो सकता है बच्चों में, ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखें कि उनमें हमें थर्ड नॉर्मल मिल सकता है। वैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी देखी गई हैं जो 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, बड़ी उम्र के 5 साल से बच्चे, यानी वैसे तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ छोटों में है, लेकिन रूमेटिक हार्ट डिजीज़ 5 साल से बड़ों वालों में भी मिलती हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के फीचर्स भी हमने इन्फेंट में देखने हैं, जैसे उसको टैकीकार्डिया तो नहीं हो रहा, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा, टैकिपनिया, फीडिंग के बाद अगर वो ब्रेथलेसनेस होती है उसको, ठीक है, और स्वेटिंग, हेपेटोमेगेली, तो ये कार्डिक फेलियर के, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साइंस है, फीचर्स हैं। अच्छा, इनोसेंट मरमर क्या है, मरमर हम देख रहे थे ना, तो इनोसेंट मरमर बहुत से चिल्ड्रन में हमें मिलता है, ये यूजुअली मिड सिस्टोलिक होते हैं, मिड सिस्टोलिक सॉफ्ट किस्म का होता है, लोकलाइज्ड होगा और किसी और साइन ऑफ हार्ट डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक है, इसको इनोसेंट मरमर कहते हैं। फ्लो मरमर हमें अनीमिक बच्चा जो होता है ना उसमें कॉमनली हमें फ्लो मरमर मिलता है, ठीक है। इनोसेंट तो वैसे फिजियोलॉजिकल मरमर ही है, ठीक है, कोई हार्ट डिजीज़ वगैरह नहीं होती, नॉर्मल ब्लड फ्लो ही होता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती वाल्व्स में या चैम्बर्स में, सॉफ्ट किस्म की लो पिच साउंड होती है, ठीक है, कभी कभार म्यूज़िकल या वाइब्रेटरी क्वालिटी की, तो सिस्टोलिक के दौरान होता है, याद रखिए इनोसेंट मरमर सिस्टोलिक के दौरान हमें मिल सकता है। और उसकी इंटेंसिटी, अगर बच्चा अनीमिक है या एक्साइटेड है, बुखार है उसको या फिर, तो उसमें ये उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, लाउड हो सकता है वो इनोसेंट मरमर। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि फ्लो मरमर हम जिसको कह रहे हैं, तो ये फ्लो मरमर एक्चुअली ये भी फिजियोलॉजिकल ही है, इसी को हम इनोसेंट मरमर भी कहते हैं, ठीक है, मतलब दोनों की सेम ही बात है। फीवर में, अनीमिया, एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज, इनमें हमें ये फ्लो मरमर बच्चों में मिलता है, यानी ये भी सॉफ्ट लो पिच्ड मरमर होता है, ठीक है, म्यूज़िकल या वाइब्रेटरी, और इसकी भी इंटेंसिटी चाइल्ड की पोजीशन के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है, फ्लो मरमर की। ये नॉर्मल में आता है फिजियोलॉजिकल में, इसमें ना तो पेन है होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी नहीं होती, साइनोसिस कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है। अब इम्पॉर्टेंट साइंस जो 2 कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के हैं वो है फैलर्ट्स टेट्रोलॉजी और दूसरा जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। इनमें जो है ना फैलर्ट्स टेट्रोलॉजी में साइनोसिस होगी, ठीक है, फैलर्ट्स टेट्रोलॉजी में हमें पता है कि टॉफ जिसको कहते हैं, ठीक है, ये कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता है जिसको साइनोटिक हार्ट डिजीज़ मोस्ट कॉमन जो है साइनोटिक होती है।
तो इसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं। तो वीएसटी भी होता है इसमें, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टीनोसिस होती है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी और ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। तो इसमें बच्चे को साइनोसिस होगी, सिंगल S2 मिलेगा। ठीक है, S2 साउंड जो है वो सिंगल मिलता है हमें। और इसके अलावा इजेक्शन सिस्टलिक मरमर इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, साइनोसिस इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर ब्लड पूरा मिक्स हो रहा है दोनों। पल्मोनरी स्टीनोसिस पे डिपेंड करता है कितनी है सीवियर, उस हिसाब से साइनोसिस होगी। और इसमें जो हमें हार्ट मरमर मिल रहा है ना, ये इजेक्शन सिस्टलिक मरमर है। ठीक है, और ये पल्मोनरी एरिया पे हमें इजेक्शन सिस्टलिक मरमर मिलता है। हार्श किस्म का सिस्टलिक मरमर है और टर्बुलेंट ब्लड फ्लो जब नैरोड पल्मोनरी वाल्व से होगा उस वजह से। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है इसमें हमें पैन सिस्टलिक मरमर मिलता है एट दी लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल बॉर्डर, लेकिन उसमें हमें साइनोसिस नहीं मिलेगी। एक बात याद रखिए कि स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ये लाउड मरमर प्रोड्यूस करते हैं बनस्पत लार्जर के। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में सेप्टम में होल है तो उसमें पैन सिस्टलिक मरमर है। ठीक है, ड्यूरिंग थ्रू आउट द सिस्टली पैन सिस्टलिक ये मरमर होगा और वो लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल बॉर्डर पे, और इसमें साइनोसिस नहीं होगी। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होती है ना, तो प्रेशर जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में हायर होता है बनस्पत राइट के, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लेफ़्ट साइड वाला राइट साइड पे आता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो सिंपली लंग्स में चला जाएगा तो बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होगा। तो इसीलिए वीएसटी ए साइनोटिक डिजीज़ होती है, उसमें हमें साइनोसिस नहीं मिलती। लेकिन अगर ये काफ़ी ईयर्स तक अनट्रीटेड रहा, ब्लड फ्लो अगर लंग्स में फिर ज़्यादा हो गया तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी और फिर रिवर्सल हो जाएगा, राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगी। इस लेट कॉम्प्लिकेशन को कहते हैं ईसन मैग्नर सिंड्रोम। ठीक है, ईसन मैग्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन साइनोसिस के लिए और पेलार के लिए ऑब्ज़र्व किया। रेस्पिरेटरी रेट भी हम इसमें देखते हैं। ठीक है, एपेक्स बीट को फिर हमने इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन की। ठीक है, और शुरू में ऑब्जर्वेशन के बाद हमने पल्सेस देखी, हार्ट रेट देखा। ठीक है, एंड देन ये सारे स्टेप्स फॉलो किए एग्जामिनेशन ऑफ प्री कॉर्डियम। तो अब इसमें जो नॉर्मल फाइंडिंग्स है, एक तो याद रखें कि फीमोरल पल्सेस जो है ना वो हमें नॉर्मल अर्ली जो है फीमोरल पल्स नॉर्मल भी फील हो सकती है। जैसे अगर बच्चे को क्वार्क्टेशन ऑफ एओर्टा भी है, एओर्टा की नैरोइंग है, लेकिन फिर भी हमें उसकी फीमोरल पल्स नॉर्मल मिलेगी क्योंकि अभी उसका डक्टस आर्टीरियोसस अभी तक ओपन है, तो ब्लड फ्लो जो है लोअर बॉडी में मेंटेन्ड है इस वजह से। दूसरी एक और नॉर्मल फाइंडिंग, हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल रेंजेस में होता है, यानी 80 से 160 बीट्स पर मिनट के दरमियान ये न्यूबॉर्न का नॉर्मल रेंज है। डिपेंड करता है कि वो एजिटेटेड है या रेस्टिंग पे है। 80 से 160 नॉर्मल हार्ट रेट होता है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए पोस्ट डक्टल ऑक्सीजन सेचुरेशन हम मेजर करते हैं लोअर लिम्स में, वो 95% या उससे हायर होनी चाहिए। तो सीवीएस की एग्जामिनेशन में एबनॉर्मल फाइंडिंग्स क्या है कि हार्ट फेलियर अगर होगा तो बच्चा पेल अपीयर होगा, इन्फेंट जो है जिसको हार्ट फेलियर है वो पेल होगा, स्वेटी होगा और उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होगा। इसके अलावा हम जो एपेक्स बीट देख रहे थे, ठीक है, पालपेट कर रहे थे, अगर वो हमें डिस्प्लेस्ड मिलती है किसी साइड पे तो वो इनलार्ज हार्ट को इंडिकेट करता है कि कार्डियोमेगेली है, या तो चेस्ट मेडियस्टिनल शिफ्ट मौजूद है, शिफ्ट हो गए हैं स्ट्रक्चर्स, या फिर लंग कोलैप्स हुआ है जैसे न्यूमोथोरेक्स की वजह से। ठीक है, या फ्लूइड आ गया है चेस्ट कैविटी में, प्लूरल इफ्यूजन, तो उनमें हमें एपेक्स बीट जो है वो शिफ्टेड मिलेगी। फिर हम पल्सेस पे देख रहे थे, फिमोरल पल्स अगर वीक मिलती है या एब्सेंट मिलती है तो ये क्वार्क्टेशन ऑफ एओर्टा का साइन होता है। ठीक है, और एक और बात, आर्म और लेग में रेडियो फिमोरल डिले जो है वो न्यूबॉर्न्स में इतना इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होता। और लास्ट में जो हम अस्कल्टेशन में साउंड्स वगैरह देख रहे थे उसमें मैंने मरमर की बात की, तो पैटर्न डक्टस आर्टीरियोसिस में, जहाँ पे डक्टस आर्टीरियोसिस बर्थ के बाद भी खुला हुआ होता है ना, तो उसमें बच्चों में शॉर्ट सिस्टलिक मरमर प्रोड्यूस होता है फर्स्ट फ्यू डेज़ ऑफ लाइफ में। ठीक है, और जैसे ही बच्चे का सर्कुलेटरी सिस्टम चेंज होगा तो फिर ये कंटिन्यूस मशीनरी मरमर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पीडीए में पैटर्न डक्टस आर्टीरियोसिस में आगे जाके मशीनरी मरमर मिलता है, ये बीसी क्यों आता है, पीडीए में हमें मिलेगा पैटर्न डक्टस आर्टीरियोसिस। शुरू में वो शॉर्ट सिस्टलिक मरमर होगा लेकिन फिर वो कन्वर्ट हो जाता है मशीनरी मरमर में। वैसे 2% बच्चों को ट्रांजिएंट मरमर होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी को ही सिर्फ
जो है ना कोई एक्चुअल हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो ईको ही एक अच्छा टेस्ट है। ईको कार्डियोग्राम हम करवा के डेफिनेटिव डायग्नोसिस करवा सकते हैं। दैट्स इट, ये हो गई बेड साइड से और मैकुलर से कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन करेंगे।